सियासी लीडर पे इस तरह के पर्सनल अटैक्स नहीं हुए जो मेरे पे पिछले 3 साल पे हुए। ये सब को भूल चुका हूँ, ये सब मेरे पीछे हैं। ये मेरी ज़ात की बात नहीं है, मेरे मुल्क की बात है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूंगा। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है। इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। पाकिस्तान के तारीखी इंतखाबी सिलसिले के बाद एक नया पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, एक नई सुबह देखने को मिल रही है। 22 साल के जदोजहद के बाद इमरान खान साहब अब अपने एक और 22 साल के सपने को हकीकत में तब्दील होते हुए देख रहे हैं, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फायज होने की बात 21 दिन में भी हो सकती है। इमरान खान साहब का कहना है कि नया पाकिस्तान को भी वो एक हकीकत बनाएंगे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जो सेक्रेटेरिएट्स हैं, जो वज़ीर आज़म के रेस्ट हाउसेज़ हैं, उनको वो डिस्पेंसरियाँ बनाएंगे, टूर हाउसेस बनाएंगे, उनसे पब्लिक को रेवेन्यू जाएगा। एक मईशत को बराबरी के बुनियाद पे मुनक्कद करेंगे, एक माशरे को अदल व इंसाफ के बुनियादों पर खड़ा करेंगे। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने ना सिर्फ धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने एक सिस्टमेटिक गैर साफ और शफाफ इंतखाबात के अमल की बात की है। और आज अभी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नतीजा भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का उतना शायद मजबूत किरदार नहीं रहा। फजल रहमान साहब और दीगर सियासी जमातों के सरबराहों ने ये ज़रूर कहा, ये ऐलान किया कि वो नई कौमी असम्बली में ना हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं। बाकिर साहब, लॉट अनपैक सर, इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स वेरी एक्साइटिंग। लेकिन इससे पहले कि हम एक मैक्रो पिक्चर डिस्कस करें जनाब, ये बताएं जो इंतखाबात हुए, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर आए, उनकी जो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका जो एक हंगामी किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने RTS की बात की थी। RTS फिर फेल हुआ, हमें पता था कि फेल होगा, पिछली बार भी फेल हुआ था, रिजल्ट्स फिर बाद में आए। नहीं सर, बट इसका जो सिस्टम नहीं हुआ। आज इलेक्शन जो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा कि ECP ने बताया कि ये कभी भी पाकिस्तान में टेस्ट हुआ ही नहीं। टेस्ट नहीं हुआ था सर, लेकिन जो इसका सॉफ्टवेयर था वो पहले से डेवलप हुआ था और पहले एक बार पायलट भी हो चुका था, एट विच पॉइंट तब भी ज़्यादा उसका कोई कामयाब रिजल्ट्स नहीं थे। लेकिन ये भी मान गए कि RTS अगर इतना एक नया सिस्टम था, आपके पास फिर भी 5 साल थे कि आप इसको तैयार कर लें। ये इसलिए मुझे इससे अचंभा लगता है कि एक तरफ दुनिया जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे जा रही है, और हम भी बात करते हैं, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, और ये बेसिक सी एक है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। भाई उसमें बेहतर था व्हाट्सएप के ऊपर ही ट्रांसफर कर देते, कम से कम व्हाट्सएप बैठने नहीं लगा। सर वो कच्चे कागज की भी अभी स्क्रीनशॉट्स आपने देखी होंगी जिसपे वो PROs ने इसी तरह लिख दिया था। लेकिन बात यह है बाकिर साहब कि जिस तरह एक इनऑर्डिनेट एक ताख़ीर होना शुरू हो गई इंतखाबात के नताइज में, तो साथ साथ बड़ी बड़ी सियासी जमातें बाहर आना शुरू हो गई। मरियम औरंगज़ेब और मुसद्दक मलिक साहब के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, साथ में फजल रहमान साहब का ऐलान आपने सुना होगा, कई सियासी जमातें हैं। अच्छा, जो अजीब बात है सर, जो इस तस्वीर का दूसरा रुख है वो ये है कि वो लोग जिनको बाकिर साहब खुद कभी इस्टेब्लिशमेंट के पूरे कहते हैं और भी उनको करार देते हैं, PSP, कुछ आपकी जो कलादम जमातें थी जो फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न ECP ने रजिस्टर कर ली थी, उन सब ने भी कहा है कि धांधली हुई थी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ जनाब के पिक्चर क्या देखनी चाहिए धांधली के हवाले आप से। एक तरफ जो प्री इलेक्शन एटमॉस्फेयर था या कॉन्टेक्स्ट था, जिसमें तरह तरह की लगाई गई इल्ज़ामात लगाए गए कि जनाब मैनिपुलेशन हो रही है, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, डिजर्शंस कराई जा रही हैं, पार्टी से लोगों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भेजा जा रहा है, और एक जिसे कहते हैं ना गैर मुतवाज़न फील्ड दी जा रही है उनको, वो अगर आप एक तरफ छोड़ दें, आपका एक बहुत अच्छा वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। आपके जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने भी उस दिन
आपने उस दिन की रिपोर्ट्स देखी उन्होंने, और सियासी पार्टियों ने ये जब इतराज़ करें, सब ने कहा प्रोसेस अच्छा हो रहा है, स्लो है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इसको 1 घंटा बढ़ा दे, कम से कम इतना ही इतराज़ था। लेकिन 6 बजे के बाद इन्होंने जिस तरह से उसको मिसमैनेज किया, उसके पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना शफाफियत को उसको सवालिया निशान लगा दिया। वो ये है कि अपने आप को इन्होंने, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है जिससे ये आज सफ़र कर रहे हैं। सब के सब अगर इनका वो था ना कि एक तो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो अपनी जगह, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, मान लिया एक अलग से गलती है। दूसरा यह है कि आपने इलेक्शन का जो फॉर्म 45 है वो क्यों नहीं दिया। अब जब दूसरी तरफ अगर बात होगी कि फौज वाले एक पैरेलल टेबुलेशन सिस्टम चला रहे थे, ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग थे वो एक पैरेलल टेबुलेशन सिस्टम चला रहे थे। तो वैसे कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। लेकिन शायद कौमी मुफाद में उस दिन वही शेयर करना शुरू कर देते। तो ये आज जो इतराज़ उठ रहे हैं, ऑन ए लाइटर नोट कह रहा हूँ, तो वो अपना शायद ये इतराज़ उस वक्त एड्रेस हो जाता। अब लोगों के जो इतराज़ हैं उसमें से कि जनाब उनके पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, उनको फॉर्म 45 जो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि इस पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, वो नहीं दिया गया। अब उससे आपने खुद ही अपने ऊपर जख्म लगाया है। अब आप इसको कितना करेंगे, इसका एक ही हल है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उधर से अलहदा हो जाए और इसके एक हाई लेवल इंक्वायरी की दें, क्योंकि जब तक जज बैठा हुआ है। लेकिन इस पे बाकिर साहब जो बात मेरे ख्याल से बनती है तारीफ करने वाली, वो ये है कि अपनी जो पहली उनकी एक मेडन तकरीर जो थी इमरान खान साहब की इन इंतखाबात के बाद, उस पर उन्होंने ये बात की कि जी जो भी धांधली के इल्ज़ामात हैं हम तो 2013 से कहते आ रहे थे। और फिर उसके बाद सर आपने देखा कि आगे से क्या रवैया अपनाया गया, जब सिर्फ 4 पोलिंग बूथ्स की बात हो रही थी। इधर तो आपकी इजाज़त के साथ 249 NA जहाँ फैसल वावड़ा साहब कामयाब हुए थे शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, इसमें एक रिकाउंट का रिक्वेस्ट सर जा चुका है। NA 131 में भी साद रफीक साहब का जो रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो पढ़ रहे हैं। हाँ स्टोरी वो कंप्लीट नहीं है, मैंने भी वो देखी थी, इससे ज्यादा हल्के हैं। नहीं, मैं सर आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो तो 4 से भी ज्यादा नंबर निकल गया है। वो फवाद चौधरी साहब का हो, वो झंग में NA 114 का हो, वो MMA में NA 5 का हो, ये तो इमरान खान साहब का खुद अपना, इमरान खान साहब को खुद एक हल्का हो, ये तो बहुत ही एक महदूद फहरिस्त है। लेकिन इस महदूद फहरिस्त को सामने रखते हुए जनाब आपको याद होगा 2013 के बाद जो सबका एक एक्सपीरियंस रहा था, किस तरह का डेडलॉक बन गया था पार्लियामेंट में, क्योंकि आपने अयाज सादिक साहब, साद रफीक साहब और ये सदीक खान बलोच साहब, ये जो तमाम हल्के थे उनको आपने नहीं खोला था। उस सारी लड़ाई फिर उसी पे एक प्रेमिस थी। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि जी इस पर रिकाउंट करें, सारे खोलें और शफाफियत जो है वो सबके सामने रखें। वो इमरान साहब की बात बिल्कुल अप्रिशिएबल है, क्योंकि कोई भी उंगली इमरान की तरफ नहीं उठा रहा। जिन्होंने इंतखाब कराया केयर टेकर्स पे, उन पे हो रही है, बात हो रही है। तो इस वक्त PTI को तो वही बनने जा रहे हैं ना, वो उनका अच्छा है, उनका एक गुडविल जेस्चर है कि अगर मैं वज़ीर आज़म जिस वक्त हलफ उठा लूँगा तो उस वक्त जाकर मैं आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करूँगा कि ये करें। तो मेरा ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन को ये पहल करनी चाहिए और अपने तौर पे एक तो एक्सेप्ट कर लें कि ये हमसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, जो भी हमारी एक फॉल्ट था कि आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। तो वो एक एक्सेप्ट कर ले और एक हाई लेवल इंक्वायरी की किस तरह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि अब तो मुख्तलिफ जगहों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। मैं ये जाते जाते क्लैरिफाई कर दूं, वो फवाद चौधरी साहब का हल्का नहीं था, वो NA 73 था, ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का, जहाँ से वो कामयाब हुए उस्मान डार साहब के खिलाफ। अच्छा बाकिर साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उनके सीनियर लीडरान थे, उन्होंने भी कहा था कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उनका उस तरह का रोल नहीं था, बल्कि वो गए ही नहीं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ बाकिर साहब, बल्कि मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये अब किस तरफ पे जा रहा है? क्या फजल रहमान साहब की उस तरह की भरपूर एक वो मुस्तरद करना होगा इन इंतखाबात का, या बेटर सेंस एंड ऑल्सो प्रैक्टिकलिटी विल प्रिवेल कि जी करोड़ों रुपए लगे हर एक नशिस्त पर, बहुत ज़्यादा हमने जदोजहद की है, हम पंजाब में भी हुकूमत कायम कर सकते हैं बतौर मुस्लिम लीग नवाज और सिंध में हुकूमत कायम कर सकते हैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब क्या मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं? जो पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होगी, और मेरे ख्याल में ये जो करोड़ों रुपए के हम बार बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जिक्र आता रहता है, ये गलत है, ये एक छोटी कॉस्ट है। लेकिन ये इनकी बड़ी पॉलिटिकल कैलकुलेशन है कि अगर हम इस सिस्टम का हिस्सा रहते हैं तो हमें ये फ़वाइद हैं, अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमें ये सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी ने
अपने जो उनकी स्टैंडिंग है उसकी निस्बत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, सिंध हो, पंजाब हो। ठीक है बाकी साहब, लेकिन इसी पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इस तरह छोटी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हर वोट पे ईसीपी ने कहा है 200 रुपए का रिकाउंट का कॉस्ट है, वो भी करोड़ों में चला जाता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है, स्पेशली जब आपने पिछले कुछ महीने आपने अरे आपने पूरा जोर लगाया, पूरा जोर आपने लगाया किसी तरह से कामयाब होने का, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। लेकिन वो जो बड़ी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, जो उनको वहां पर सिंध में अच्छा मिल गया, जो उनकी परफॉर्मेंस थी आप सबके सामने है, उसके बावजूद वो इतने ले, क्योंकि वहां पर उनका कोई तगड़ा राइवल नहीं था। उसके बाद पंजाब में दोबारा से उनके रिवाइवल एक तरह से हो रहा है, जो शायद बिलावल का एक टूर की वजह से कुछ बेहतर रिजल्ट्स है। यहाँ तक के अपना पिंडी के करीब गुजर खान में से ले ली, तो वहां तक वो पहुंच गए। तो वो शायद अब ये अपने उन्होंने कैलकुलेशन की होगी कि ठीक है हाथ होला रखिए, अब अपना ये जो हो गया है सिंध में तीसरी बार प्रोटेस्ट करें, अपनी हुकूमत बनाएं और इस प्रोसेस को आगे चलने दें। वो उनकी प्रैग्मेटिज्म जो पॉलिटिकल रियल पॉलिटिक है ना, वो उनको डोमिनेट कर रही है। और वही चीज आप देखें 2014 में जब धरना हुआ था तो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के भी उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को साथ दिया। जनाब जो पीटीआई का बयानिया था केपी के मुतालिक, जिसमें अब उनको इतनी ज्यादा कामयाबी भी हासिल हुई है, उन्होंने बल्कि कोई 65 नशिस्तें के करीब उन्होंने हासिल की खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने कहा कि जी इस बयानी की बुनियाद पे कि हमने कारकर्दगी दिखाई। तो जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, वो तो 2008 से सर कामयाब होते जा रहे हैं, वो तो अब अपनी तीसरी कंसेक्यूटिव सूबाई हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब मीडिया पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात होती है तो थरपारकर में स्टारवेशन, रावनवार के 444 टारगेट किलिंग्स, कराची में जो कचरे का एक वो पहाड़ बन चुका है, लोकल गवर्नमेंट्स में सही तरह डिवोल्यूशन ना करना, बेतहाशा करप्शन, शुगर कार्टेल्स, मैं सर ये तो पूरा शो लग जाएगा इसी लिस्ट पे, इसी फहरिस्त पे। लेकिन आप बिलावल को शायद सुनते नहीं है। वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वो कितने उन्होंने कहते हैं कितने हमारे मिलियन गैलन्स पर डे हम, सर आप अच्छा वो नाम भी नहीं। और उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हार्ट के हॉस्पिटल्स, ऐसी जगह पे जहाँ पर मेरा ख्याल में रूरल हेल्थ सेंटर अगर वेल फंक्शनिंग हो तो बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। वहाँ उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हार्ट के कार्डियक हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए, जो कहते हैं ना टॉप नॉच किस्म की टेक्नोलॉजी वहाँ पर अवेलेबल है। तो यार उन्होंने तो जन्नत बना दी। आपका बायस उम्मीद रखता हूँ कि ये भी उस तरह का नतीजा दिखाए जो पिछले 30 साल में हमने नतीजा नहीं देखा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उधर बेतहाशा कामयाब होती रही है। लेकिन वक्फा लेंगे जनाब और फिर आपसे पूछेंगे, पीपीपी डिस्कस हो गई, आपसे पूछेंगे क्या नवाज लीग पंजाब में फिर से हुकूमत बनाएगी कि नहीं, और उससे पहले क्या वो एपीसी में उस तरह से रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे। बाकर साहब ने रोल प्लेइंग की भी बात करनी है और शहबाज शरीफ साहब शायद इस बार आप दीदा नहीं होंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात की इन तारीखी इंतखाबात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उतनी ही तारीखी जीत की। लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एपीसी को इग्नोर करने से ये नुमाया किया कि वो अब सिंध में एक तीसरी कंसेक्यूटिव हुकूमत बनाने जा रहे हैं। क्या पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उतनी ही कामयाब होगी? सुनते हैं उनके एक अहम सरबराह की बात। हमारे पास 1 to 9 अददी लार्जेस्ट पार्टी हैं। हम 27 जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं हमारे हम ख्याल हैं। हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, हम काफ लीग से भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में इस वक्त भी नून की 3 सीटें हमारे से पंजाब असेंबली में ज़्यादा हैं। मगर हम इंशाअल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि पंजाब में हुकूमत हम बनाएंगे और हमारी गुफ्त शनी जारी है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों में मरकज़ में तो हुकूमत इंशाअल्लाह बन ही रही है, मगर पंजाब में भी हमारी हुकूमत होगी। जनाब इससे पहले कि बहस में पढ़े ज़रा नंबर्स अपने सामने रख लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की 129 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब असेंबली की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 122, आज़ाद आपके जो उम्मीदवार थे जो अब नशिस्तों पे फायज हो गए हैं उनकी 29 हैं, काफ की 7, पीपल्स पार्टी की 6
اور یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ویل ڈن ٹو دیم، پنجاب اسمبلی میں وہ ایک نشست لے گئے جو ہماری مین اسٹریم پارٹیز کو شرما کے رکھ دیا ہے کہ انہوں نے جا کے پنجاب میں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب ان کے وہ جو حقوق سلب کیا ہوا ہے، they are part of the system. بڑی بات ہے، کنگریچولیشنز. جیت کو شکست دی ہے بلوچستان عوامی پارٹی نے، اس سے بڑی جیت کیا ہو سکتی ہے؟ باقر صاحب یہ بتائیں، حمزہ شہباز صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے، دوسری طرف ان کے والد صاحب ابھی آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، تو ایک طرف حکومت وقت کی بھی خوابیں ہیں، دوسری طرف ایک حزب اختلاف کا بھی ایک انہوں نے پرجوش کردار ادا کرنا ہے. کنفیوژن کیوں ہے؟ جی کنفیوژن کوئی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے. جی ہم نے کل بھی جب ٹرانسمیشن میں بات کی تھی، پنجاب وہ چیز ہے، وہ پرائز چیز ہے جو شاید فیڈرل گورنمنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ کو صوبے توڑنے چاہیے. خیر آپ آگے بڑھیں. چلیں وہ ابھی فی الحال انہی صوبوں پر بات کرتے ہیں. لیکن جو نمبرز وہ بتا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ایک غلط امپریشن کنوے کرتے ہیں جو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پی ایم ایل این کی 129 ہے، پی ایم ایل کیو کے 122 ہیں، ساتھ پی ٹی آئی کی 122 ہیں اور پی ایم ایل کیو کی 7 ہیں. یہ 129 بن جاتا ہے اور ان کے ساتھ چونکہ باپ بھی ان کا ایک طرح سے الائی ہے تو 130 یہ تو نمبر ویسے ہی کراس کر جاتے ہیں. وہ جو ایک ٹیلی ہے نا جو آن دا فیس آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پیچھے ہے اور پھر پی ٹی آئی ان سے آگے. اچھا جہاں تک انڈیپینڈنس کا 129 کا ہے، اب اس کے لیے ساری اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، سب اس کے پیچھے دوڑیں گے. عمران خان صاحب نے تو 29 تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے جے کے ٹی کو ٹاسک دے دیا ہے اور ان سے ان کی آؤٹ ریچ شروع ہو گئی ہے اور جا کے وہ توڑیں گے. اور زیادہ چانس یہی ہے کہ ان کے 29 میں سے میجورٹی جو فارمر پی ایم ایل این بھی رہے ہیں، جن کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ بھی ریفیوز کیا تھا کچھ کو، تو وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی جائیں گے. ان میں سے کچھ جو خانے وال والے ہیں وہ تو آلریڈی جوائن کر بھی چکے ہیں، شاید انہوں نے اناؤنس کیا ہے. سو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی زیادہ قریب ہے پنجاب میں حکومت بنانے کے. دوسری طرف جو پنجاب یہ جو ایک امپریشن حمزہ شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں یا پی ایم ایل این کی طرف سے اوورآل ایک آپ کو امپریشن ملتا ہے کہ وہ بھی دوڑ میں شامل ہیں. اگر وہ آج کہہ دیں کہ ہم اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ان کے کچھ لوگ فارورڈ بلاک بنا کے حکومت کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. تو انہوں نے جو ایک اپنے اندر بھی ایک وہ تھوڑا سا جو موڈ ہے اس کو اوپر رکھنا ہے اور لوگوں کو اکٹھے رکھنا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ جب تک حکومت نہیں فارم ہو جاتی، اس کی ووٹنگ نہیں ہوتی، تو یہ ان کی جو پارٹی ہے وہ انٹیکٹ رہے. تو اس میں جو پاسبل کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے علیم خان صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی اگر سے ہار چکے ہیں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے، فواد چودھری کا بھی نام لیا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کس کے نام یہ قرعہ نکلتا ہے. ایک جو ڈارک ہارس اس میں ہو سکتا ہے وہ چودھری پرویز الہی کہ اگر نمبر بہت زیادہ کرنچ ہو گئے تو دین ہی کین برنگ ان وہ جو پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر یاسمین رشید کا بھی نام آ رہا ہے جو پنجاب اسمبلی کی ریزرو سیٹ پہ منتخب ہوئی وہ ہو جائیں گی کیونکہ جب خواتین کی سیٹس وہ بیچ میں کاؤنٹ کریں گے تو وہ ہونے کو جا رہی ہیں. جی شی از آن دا پرائرٹی لسٹ نمبر 1 تو وہ چانس ہے. لیکن یہاں پر اسد یہ چیزیں بڑی فینسی لگتی ہیں کہ جی کیونکہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے، سب کچھ ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، لیکن پنجاب جو ہے نہیں، پنجاب جو ہے وہ بڑی ڈرٹی پالیٹکس ہے. اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو بڑا ایکسپیرینسڈ ہینڈ چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ ان کی لسٹ جو یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں یہ اپنا علیم خان وغیرہ وہ بھی اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے وہ جو اتنی بروٹل قسم کی پالیٹکس ہے اس کو ہینڈل کر سکے. جناب آپ کے قریب کون ہے سر؟ کیونکہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سوچ تھی جب انہوں نے منظور بھٹو صاحب کو پنجاب کا صدر بنایا تھا. شاید آپ کو ایک اس طرح کا انسپائرنگ فگر چاہیے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے. پی ٹی آئی کی پوری لسٹ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایسا بندہ جو کولیشن بلڈ کر کے اس کو ساتھ لے کے چل سکے. کیونکہ یہاں پی ٹی آئی کے لیے نہیں، آپ دیکھیں نا پی ایم ایل کیو کو بھی ساتھ دینا ہوگا، ایف کو بھی ساتھ دینا ہوگا. دیکھیں ایک سندھ کی پارٹی بھی یہاں موجود ہے، بلوچستان کی. پنجاب کا کتنا بڑا دل ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے. پنجاب کا جو اتنا بڑا دل ہے وہ میرے خیال سے این ایف سی اوورڈ اور ابھی جو ہونے کو جا رہا ہے سی سی آئی، یہ جو تمام ابھی کاروائیاں ہوں گی تب میرے خیال سے ظاہر ہوگا صحیح طرح کہ کتنے بڑے فیڈرلسٹ ہیں. آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کے 6 ووٹ بھی بڑے کروشل ہو سکتے ہیں جب اینڈ پہ جب نمبرز گیم جائے گی تو اس میں شاید چودھری پرویز الہی ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور آپ نے دوسری طرف اے پی سی کی بات کی، اے پی سی میں پی ایم ایل این چھوڑ ڈالتی رہے گی
APC में वो जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह का वो बिग टाइम प्रोटेस्ट वो उसमें नहीं जाने लगी। वहाँ पे आपको फजलुर रहमान साहब, अचकज़ई साहब वो अलहदा खड़े नज़र आएंगे। जो इनका है ये अपने दिल में खुश हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है PMLN ने, ख़ास तौर पे फोर्ट लाहौर अपने पास ही है। और उसके बाद जो है कि अपने आप को उन्होंने रेलेवेंट रखना है, शोर डालते रहेंगे। रिगिंग एक ऐसा इशू है जो आपको रेलेवेंट रखेगा पूरी इस एक्सरसाइज का। पार्लियामेंट के अंदर आपको प्रोटेस्ट नज़र आएंगे। जो मेरी अपनी इतला है, जो पार्टी के अंदर का सजेशन है कि एक पार्लियामेंट्री प्रोब करा लिया जाए, जो रीज़नेबल है, क्योंकि हम भी जैसे कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं। ये नहीं है कि साफ शफाफ, इतने शफाफ इंतखाब हैं कि कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो हुआ है, मसाइल हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री प्रोब होना चाहिए। तो ये मतलब मैं नहीं देखता कि PMLN सड़कों पे जाएगी या हलफ लेने से रिफ्यूज़ कर देगी। वो मुतमईन है अपने रिज़ल्ट के साथ। इन तमाम नामसाद हालात में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया उसके बावजूद, और वो पंजाब में अपने आप को अभी भी एक बड़ा स्टेक होल्डर देखते हैं। तो लिहाजा वो रास्ता जो फजलुर रहमान साहब चाहते हैं या PK मैप वाले चाहते हैं वो नहीं लेने लगे। तो जनाब ये तो हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या किरदार अपनाती है बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के। अगर हम वफाक की तरफ आ जाएं जनाब, जो इमरान खान साहब का एक काबीना बनेगा कुछ ही दिनों में, एक तो सर, और ये हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑफ स्क्रीन के आर्टिकल 91(2) के तहत जो हमारा आइन है वो कहता है कि इंतखाबात के 21वें दिन तक आपको एक नई कौमी असम्बली उसको हल्फ लेना है। ये सिर्फ इसका एक छोटा सा कैविएट ये है कि अगर सदर पाकिस्तान पहले बुला ले तो बुला ले, लेकिन वो जनाब अल्टीमेट आपके पास अपर लिमिट जो है 21वां दिन है जो कि 15 अगस्त बनती है। 15 अगस्त को तो शायद नया पाकिस्तान 14 अगस्त, नया पाकिस्तान 15 अगस्त। लेकिन मेरा ख्याल में वो 14 अगस्त से पहले ही असेंबली को बुला लेंगे ताकि नए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पुराने पाकिस्तान की बर्थडे एनिवर्सरी पे जाके शरीक हो सके और शेरवानी पहन के और जना कैप पहन के। तो वो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ चूँकि लेके जाना है, तो वो हो सकता है 10 तारीख के इर्द गिर्द नए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हलफ उठा ले। तो उसके बाद यकीनन काबीना भी बनाएंगे। कुछ नाम लिए जा रहे हैं जिनमें असद उमर का फाइनेंस मिनिस्टर लिया जा रहा है। जितनी शेरवानी पे तनकीद हुई है मेरे ख्याल से वो नहीं पहनेंगे, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। जो उनका मेडिन स्पीच थी भी उसने बेचारे ने घबरा के वेस्ट कोट भी नहीं पहनी। उसने कहा कि मैं कुर्ते में बैठ से लोगों ने उनकी सादगी की तारीफ की है। आप देखेंगे वेस्ट कोट शेरवानी की बात नहीं, मैं लाइटर नोट कह रहा हूँ कि शेरवानी की इतनी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट कोट भी नहीं पहनता, मैं तकरीर वो कर देता हूँ। वैसे ऑन लाइटर नोट सर, इसी शो पे फैसल वावड़ा साहब और उज़मा बुखारी साहिबा की इसी तरह हीटेड डिस्कशन हो रही थी। उज़मा साहिबा ने फरमाया था कि आपके जो लीडर हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेरवानी सिलवाने में वो मगन है। तो फैसल वावड़ा साहब ने कहा था कि जी हम आपके लीडर के लिए भी एक जेल का सूट कि वो सिलाई का हमने दिया हुआ है, हमें अभी तक वो साइज़ नहीं मिला। तो इस तरह की तो आपकी वो डिबेट थी सर। हम उम्मीद सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो कॉन्वर्सेशन है हमारी, जो मुबाहिसा है, वो अब इम्प्रूव होगा। वो अब ज़ात से बढ़ के अब पॉलिसी पे आएगा, इश्यूज पे आएगा, शेरवानियों तक नहीं रहेगा। इंडिकेशंस हैं क्योंकि उनकी पहली तकरीर थी बड़ी पॉजिटिव तामीरी थी, वो उस तरह की नहीं थी जैसे कि हमने कल में भी बात की कि ये आपने बात की ना कि स्पीच करनी, तो मैंने कहा उम्मीद करते हैं कि ये अल्फाज वो नहीं कहेंगे, और उन्होंने बड़े पॉजिटिव स्पीच की है। और दूसरी तरफ से भी और ये भी कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करूंगा, वो तो खैर देखी जाएगी। और PMLN के में जैसे भी चंद लम्हे पहले बात की, उनके जो भी रैंक एंड फाइल से आवाज़ आ रही है वो बड़ी पॉजिटिव है कि जी ठीक है, इसको पार्लियामेंट के अंदर हम इन्वेस्टिगेट करवा लेते हैं, को पार्लियामेंट्री कमेटी बना लेते हैं जहां पर उनका हो। तो लेकिन जो मैं समझता हूँ इमरान साहब को जो चाहिए कि उन्होंने जो आपने इब्तदाइया में बात की, वो जो बड़े बड़े और दावे हैं ना, ज़रा सा अपने कंट्रोल रखे। ये कि जी मैं फलां को भी हाउस को भी यूनिवर्सिटी बना दूंगा, असल में पर डिलीवर करना मसला होता है। लोग फिर आपको उस हिसाब से जांचते हैं, वो आपके पुराने क्लिप्स लगा के चलाएंगे, आपने ये कहा था। बाकर साहब प्लीज सर, हम 5 साल से नहीं सर, हम 5 साल से सुनते आ रहे हैं इधर सड़क बनाएंगे, इधर सड़क बनाएंगे, इधर मोटरवे बनाएंगे। जब पाकिस्तानी कौम की जो 20 करोड़ सर 20 करोड़ अवाम है यहाँ, उनकी ख्वाबों का जो इंतहा था वो समझा ये गया था कि मोटरवेज और मेट्रोज होंगे। अच्छी बात है अगर हम एक सेकंड के लिए खारजा पॉलिसी या बड़े इश्यूज या मईशत और मनसूबा बंदी की बात कर लें, तो बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, सादगी अपना लूंगा। बिल्कुल एक रेस्टोरेंट सी विक्ट्री स्पीच, बड़ा कैलकुलेटेड। अच्छा, मैं थोड़ा सा जिस एनवायरनमेंट में मैं उठता बैठता हूँ वहाँ पे बड़ा नपी तुली बात होती है इसमें डिप्लोमेसी में, तो
سیاستدانوں کو بھی وہاں سے کوئی سیکھنا چاہیے کہ تاکہ آپ کو ایک ایگزٹ ملتا رہے وہاں پر. آپ کے سر انوائرمنٹ کی پھر بات کرتے ہیں جہاں یہ میجرڈ باتیں ہوتی ہیں, باقر صاحب سے بھی پوچھیں گے, اور ساتھ میں ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں بالکل میجرڈ باتیں نہیں ہو رہی. انٹرنیشنل میڈیا جو بار بار انتخابات کے بارے میں لکھتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا حوالہ دیتا ہے, افغانستان کا حوالہ دیتا ہے, اتنی غیر ذمہ دار رپورٹنگ کیوں, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جس طرح آپ دیکھ رہے تھے, یہ جو اے پی سی کا مونٹاج تھا, بہت بڑے بڑے لیڈران کو ان انتخابات میں شکست ہوئی, لیکن آپ کا جو شمالی بیلٹ ہے اس میں خصوصی طور پہ بہت بڑے بڑے نام, اسفندیار ولی خان صاحب, فضل الرحمان صاحب, سراج الحق صاحب, یہ تمام اشخاص ناکام ہوئے. بلاول بھٹو صاحب, غلام احمد بلور صاحب, فہرست چلتی گئی اور قافلہ بڑھتا گیا. شہباز شریف صاحب تو سر دیکھیں انہوں نے کھول دیا سر اب پھر سے. لیکن باقر صاحب, ابھی بلاول بھٹو صاحب بھی ساتھ ساتھ یہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اپنی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بہت ہی ایک عجیب طرح کا تضاد دیکھنے کو ملا, جس میں انہوں نے ساتھ میں کہا کہ ہم انتخابات کو مسترد کرتے ہیں, لیکن ہم پھر مجلس شورا میں جا کے اس کی اپوزیشن کریں گے. کیا انڈر پروٹیسٹ بیٹھ رہے ہیں سر؟ آپ پارلیمنٹ میں جائیں, یہ مذاق نہ کریں سر. یہ دیکھیں, نہیں نہیں سر, سپوائلر ایفیکٹ نہ کریں. سپوائلر ایفیکٹ ہوتا ہے یہ, اگر آپ نے نظریاتی سیاست کرنی ہے تو آپ کہیں کہ ہم مجلس شورا میں نہیں بیٹھیں گے. جب آپ ای سی پی کا کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ استعفیٰ دیں, تو بھئی آپ خود ان نشستوں سے مستعفی ہو جائیں. ایک فیور کر رہے ہیں ملک کو, جا کے کہہ رہے ہیں میں مولانا کو مناؤں گا, میں پی کے میپ والوں کو مناؤں گا. ابھی ہم نے خود کہا اعتراض ان کے جنون ہے, جا کے اگر وہ بیچارہ ایک فیور کر رہے ہیں. ویسے باقر صاحب, اگر مجھے لگتا ہے اگر پیپلز پارٹی کی اگر سندھ میں ان کی حکومت نہ بن رہی ہوتی, وہ کبھی, میں یہی کہنے والا تھا سر کہ اگر پیپلز پارٹی کی 70 سے کم, اگر پیپلز پارٹی کی 70 سے کم نشستیں ہوتی, میرے خیال سے وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ نہ ہوتے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سارے مولاناؤں کو اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے. ویسے اس پہ ایک سائیڈ پوائنٹ سر, میاں نواز شریف صاحب نے 5 سال یہ اپنا ہی ہسٹری میں نام لکھوانے سے بوائیکاٹ کر دیا تھا. انہی مولانا صاحب اور اچک زئی صاحب کے کہنے پہ فاٹا اصلاحات ان کی میراث کو چینج کر سکتے تھے, ان کی لیگسی کو سونے حرف میں لکھوا سکتے تھے. انہوں نے نہیں کیا, اور اب فضل الرحمان صاحب بھی اور اچک زئی صاحب بھی, دونوں کو الیکٹریٹ نے, پاپولیشن نے مسترد کر دیا. تو یہ بس آپ کو دکھاتا ہے سر کہ فاٹا اصلاحات کتنی زیادہ ضروری تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن یہاں پہ بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا لگا دوں کہ یہ پوائنٹ کہ دیکھیں پیپلز پارٹی از ہیڈڈ ٹو میک انادر مسٹیک ان سندھ. وہ ایک بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں. وہ فریال ٹالپور کو چیف منسٹر کے طور پہ انڈر ڈسکشن ہے. فریال ٹالپور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ڈیمائز کا ذمہ دار تھی. جب ایک دفعہ پہلے ریوائیول کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا پوسٹ 2013 الیکشن, ابھی بھی بڑی مشکل سے سندھ میں پیپلز پارٹی دوبارہ سے, کیونکہ مقابلہ اچھا نہیں تھا, تو وہ آ گئی ہے. تو انہیں اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے, انہیں بہتر چوائس لے کے آنے چاہیے. باقر صاحب, جب ایک خاندانی بادشاہت ہوتی ہے تو پھپھی کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اس طرح پلیز یہ تنقید نہ کریں, میں فریال ٹالپور صاحبہ کے خلاف کچھ بھی نہیں سنوں گا. وقفے کے بعد بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کی اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومتوں کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پاکستان کی نئی صوبائی حکومتیں اور نئی وفاقی حکومت جو منعقد ہونے کو جا رہی ہیں, ان کی بات کر رہے تھے. باقر صاحب اگر جلدی سے ٹچ کر لیں, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف 2 دہائی لے گئی, پی ٹی آئی کی بلوچستان میں. لیکن اس کا خیبر پختونخوا کو ٹچ کرتے جائیں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر جو کمپٹیشن ہے, جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں, ہی از آلسو ان دران کہ وہ وزیر اعلیٰ دوبارہ سے بننا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اتنے اچھی کارکردگی دکھائی پچھلے 5 سال کے, آپ کو ڈبل
डबल सीटें वापस मिली, आप मुझे दोबारा से बनाएं। आतिफ खान साहब को कर रहे हैं, वो भी एक कंटेंडर हैं जो कि इमरान के बहुत करीब समझे जाते हैं, और हो सकता है कि उनके लिए जो नेशनल असेंबली का इंतखाब वो हारे, उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। इमरान ने कहा है कि नेशनल असेंबली जो जीते हैं वो रिटेन करें, क्योंकि हमारा वहाँ ज़रा सा नंबर्स पूरे करने हैं हमने। असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर हैं और शहराम खान साहब, ये वहाँ पर और दूसरे कंटेंडर्स हैं, लेकिन बेसिकली कॉन्टेस्ट परवेज खटक और आतिफ खान साहब का है। बलूचिस्तान में सर ये नजर आ रहा है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिनकी 15 नशिस्तें हैं वो ही हुकूमत कायम करेगी। उसके बाद MMA की 9 हैं, BNP की 6, आज़ाद 5, PTI 4, ANP 3 और हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी जो मेरे मुताबिक सर एक अच्छी डेवलपमेंट है, उनकी 2 नशिस्तें। उनकी 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट 51 है जी। तो इसका मतलब है अराउंड 26 के करीब इनको गवर्नमेंट मेकिंग के लिए सीट्स चाहिए। तो BAP जिसकी 15 हैं प्लस 4 उनकी अलाई PTI मतलब 3 सूबों में अपनी हुकूमत बना लेगी। पार्टनर्स होंगे इसमें, अगरचे जूनियर पार्टनर होंगे, 19 होंगे, 2000 डेमोक्रेटिक 21 तो होगी, इंडिपेंडेंट्स 9 के करीब हैं शायद, यहाँ 5 है, तो इनमें से भी उनके साथ मिल जाएंगे तो ये नंबर्स आसानी से पूरे हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी लेड गवर्नमेंट होगी, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत होगी। जनाब अगर हम अब वफाकी वजारतों पे आ जाए, जो आपको अभी नज़र आ रहा है, कई लॉबीज़ हैं सर, वो लॉबीज़ वाज़े भी हुई थी जिस तरह इंतखाबात करीब आते गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनमें भी कुछ तल्ख कलामी हुई, उतार चढ़ाव हमने देखा। अब वो फिर से लॉबिंग की शक्ल में देखने को मिल रहा है, क्या नज़र आता है आपको? इसमें कुछ तो वजारतें बड़ी क्लियर, जैसे फवाद चौधरी का अगर नाम लिया जा रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए भी, ये क्लियर है। एक वो कॉन्टेस्ट में तो है वहाँ पर, लेकिन जो ज़्यादा जिसे कहते हैं तवक्को की जा रही है कि वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आ जाएंगे। इसी तरह शिरीन मज़ारी साहिबा का बतौर फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर नाम लिया जा रहा है, इनमें से एक शायद उनको मिल जाए। असद उमर साहब का फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे लिए जा रहा है, और जो एक सबको कंफर्म है इमरान खान वज़ीर आज़म है, तो उसमें शायद सरप्राइज ना हो। उसमें सरप्राइज नहीं है। बाकी चौधरी सरवर साहब भी इसमें एक नुमाया कोई रोल लेंगे। गवर्नर पंजाब आते हैं फेडरल कैबिनेट में, क्योंकि सेनेटर भी हैं, हो सकता है, लेकिन वैसे रजवाना साहब भी सेनेटर थे, गवर्नर पंजाब बनने। झगड़ा साहब भी सेनेटर थे सर, उनको भी उन्होंने वेकेट किया। तो अब देखते हैं अब उसमें, अब लेकिन अब PTI अच्छी पोजीशन में है कि दोबारा से जो वेकेटेड सीट है अगर सेनेट में वेकेट होती है चौधरी सरवर साहब की, तो दोबारा से कर लें। और सर अगर खुर्शीद कसूरी साहब जो PTI में हैं वो मुशीर नहीं लग सकते खारजा पॉलिसी के सर, वो उनका तो तजर्बा भी है। ये अनलाइक मुझे लगता है कि PMLN के ये एम्फेसिस काफ़ी रखेंगे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और ये PTI ने वादा किया है कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती में क्या हमें नजर आएगा कि सिविलियन दायरा अपने आप को रीअसर्ट करेगा। जी। तो अब ये नहीं है कि उनको कितनी स्पेस मिलती है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि पार्टी की प्रायोरिटी रहेगी ये आने वाले दिनों में। तो ये लगता है कि उसमें ये शिरीन मज़ारी साहिबा ही के जिम्मे जाएगा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन इनकार कर दिया, डिक्लाइन किया, और उनकी ना बड़ी सख्त होती है। जब वो ये 2011 में उन्होंने वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री रिफ्यूज़ की थी, तो उन्होंने पार्टी भी अपनी छोड़ दी थी पीपल्स पार्टी में, और उन्होंने कहा था कि जब ना उनकी होती है तो फिर ना ही होती है। जनाब उम्मीद पर दुनिया कायम है, वी कैन ओनली विश न्यू गवर्नमेंट गुड लक। ये वक्त है गुडविल का, तो नियतें वो कह रहे हैं उनकी नेक हैं, अब देखते हैं कि अमल उनका किस तरह रहता है, देखते हैं वो किस हद तक अपने जो वादे हैं उनको डिलीवर करते हैं। चलें इसी पॉइंट पे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो नया पाकिस्तान है वो पुराना पाकिस्तान से मुख्तलिफ साबित होगा। खुदा हाफ़िज़।